गुड इवनिंग सुधांशु। सो एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, गुड इवनिंग सर। जी सर। गुड इवनिंग। सो फ्राइडे, कोई थ्योरी नहीं करनी, कुछ नहीं, बस ये देखना है लास्ट वीक जितनी थ्योरी कराई थी आपको उसमें से कितना पोर्शन आपको समझ में आया। सो फर्स्ट जो मैं न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूँ दैट सिंपली ऑन फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन और थोड़ा सा पुली का कॉन्सेप्ट यूज होगा, दैट्स इट। सो हालांकि इस तरह की प्रॉब्लम हमने पहले भी करी, बट इससे पहले हमने फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया था, अब मैं फ्रिक्शन कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये आपने लिया और ये एक पुली कनेक्ट कर दिया, एक ये आपने लिया और एक ये आपने लिया, फिर यहाँ पर आपने एक पुली कनेक्ट कर दिया, ये आपने यहाँ लगाया और फिर एक पुली कनेक्ट किया। एक स्ट्रिंग है, ऐसे आती है, ऐसे जाती है नीचे, और फिर इस स्ट्रिंग से एक मास अटैच कर दिया स्मॉल है, एक ब्लॉक अटैच किया हुआ है, मास ऑफ द ब्लॉक इज स्मॉल है। दिस मैन इज होल्डिंग दिस रोप और इस रोप को पुल कर रहा है विद सम फोर्स। ये सिस्टम बोर्ड और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, इसको मैं बोर्ड कह रहा हूं, और ये फ्लोर है। हाँ सुधांशु, वही डिस्कस करना है जो तुम पूछ रहे हो ना, वही इसका क्वेश्चन होगा। तो देखो, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट between सर आपने वो क्या लिखा है? and हाँ अंश, कौन सा? सर ये बॉन्ड क्या लिखा है ये? अच्छा बोर्ड, अच्छा, ये बोर्ड is mu. Find maximum force that man can exert on rope so that board does not slip, so that board does not slip on floor। चलिए भाई शुरू हो। तो जो तुम पूछ रहे थे ना सुधांशु, वो यही पूछ रहा है, मैक्सिमम कितनी फोर्स लगाएंगे कि गिरेगा नहीं। सर मैन का मास क्या ले? मैन का मास, अच्छा कैपिटल एम ले लो, बोर्ड स्मॉल है। लेकिन यूजुअली हम जब क्लासेस में करते हैं तो मैं खूब हिंट देता हूँ, इस वक्त मैं कोई हिंट नहीं दूंगा, इस वक्त तो जो भी करेंगे आप खुद करेंगे। सर बट ये तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, ये तो सिर्फ उसमें आएगा ना, वेरिएबल आएगा, बिल्कुल वेरिएबल्स में। सर स्ट्रिंग मासलेस है? स्ट्रिंग मासलेस है, स्ट्रिंग हमेशा मासलेस है। त्रिशा, कल वर्क एनर्जी इन पावर हमने स्टार्ट किया। $10 GU क्या मतलब है युवराज? सर मतलब ये बेसिकली फॉर्मूला ही हो गया क्योंकि हमने लेटेंट फ्रिक्शन निकाल ली ना। मास तो दिया नहीं है, तुम्हें तो सारी चीजें एम की टर्म्स में आनी चाहिए। ओ सॉरी सर, 10 MU लिखना था, मैंने GU लिख दिया।
जी लिखो, वैल्यू मत रखो। जब तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी ना मास की, यस सर। वैल्यू रखकर कोई फायदा नहीं होगा। हाँ कैस्पल मिला, बट ये प्रॉपर नहीं है यार, कुछ मिस कर रहे हो, एक बार चेक करो। देखो इसको सोचने का तरीका ये होता है कि पहले मैन पर देखो कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही है। सारी फोर्सेस लो, मैन का एफबीडी बनाओ, ब्लॉक का एफबीडी बनाओ और सॉल्व करो। गौरव, हाँ गौरव, तुम्हें लिमिटिंग फ्रिक्शन ही लेना है क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा, राइट? लिमिटिंग फ्रिक्शन ही लेंगे। मानस का आया, ठीक आ रहा है, मानस का सही आ रहा है। नहीं मैत्री, मानस का सही है। चलिए, सब लोगों ने शायद एक एक बार ट्राई कर लिया, अब इसको मैं सॉल्व करूँ। तो देखो मैन के ऊपर जब आप फोर्सेस काउंट करोगे, मैन पर देखो क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हो। एक तो इसका वेट होगा जो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा होगा, मैन का वेट डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, विच इज mg। स्ट्रिंग पकड़ा हुआ है तो एक टेंशन ऊपर खींच रही होगी इसे। मैन फोर्स अप्लाई कर रहा है रोप पर एफ, लेकिन मैन पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो टेंशन है। ये बोर्ड पर खड़ा हुआ है तो बोर्ड इस मैन पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी एक्सर्ट करेगा। तो ये तीन फोर्सेस मैन पर एक्ट कर रही हैं, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन और मैन का वेट एक्ट। अब ब्लॉक पर आ जाओ, इस ब्लॉक पर और बोर्ड के ऊपर क्या क्या फोर्सेस एक्ट करेंगी। बोर्ड का वेट एक्ट करेगा mg, टेंशन एक्ट करेगी टी जो स्ट्रिंग में एक्ट कर रही होगी। देखिए एक ही स्ट्रिंग है तो हर जगह टेंशन सेम होगी। प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है तो एक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, इसकी टेंडेंसी टेंशन इसे राइट में खींचेगी, फ्रिक्शन लेफ्ट में जाएगा। और ग्राउंड इसको एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा, फ्लोर एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा जिसे एन प्राइम कहते हैं। तो अगर मैं आपसे कहता हूं एफबीडी ऑफ मैन ड्रॉ कर दे, तो जब आप मैन का एफबीडी ड्रॉ करोगे तो मैन के ऊपर टेंशन एक्ट करी अपवर्ड्स, वेट एक्ट कर रहा है मैन का डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन इज अपवर्ड्स, दैट्स इट। और कोई फोर्स मैन पर एक्ट नहीं कर रही, मैन इज इन इक्विलिब्रियम। तो आप सिंपली लिख सकते हो मैन के लिए दैट n प्लस टी इज इक्वल टू mg। सो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि मैन का नॉर्मली एक्शन आ जाएगा mg माइनस टी। ये मैन का एफबीडी, बट ये नॉर्मली एक्शन कोई बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा भाई। फ्रिक्शन तो x के अलोंग है ना, मैं तो अभी y, मैन पर तो फोर्सेस y के, तो y के अलोंग फ्रिक्शन तो काम नहीं कर रहा। ये जो फोर्स, ये फोर्स नहीं आएगी, दिस इज अप्लाइड बाय मैन। जब हम एफबीडी लेते हैं तो हम वो फोर्सेस लेते हैं जो फोर्सेस मैन पर एक्ट करें, दिस इज अप्लाइड बाय मैन। तो मैन जितनी फोर्स अप्लाई करेगा स्ट्रिंग में उतनी ही टेंशन डेवलप हो जाएगी। हालांकि मैन की इक्वेशन किसी तरह से हेल्प नहीं करेगी, बट स्टिल सबको एफबीडी बनाना चाहिए तो मैंने बनाकर दिखा। यहाँ तक डाउट्स बताओ मुझे। यश, मानसवन, जानवी।
यहाँ तक बताइए, कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है, चलो अब देखते हैं बोर्ड। सो देखो बोर्ड पर क्या हो रहा है, बोर्ड पर मैन भी खड़ा हुआ है, तो बोर्ड का जो टोटल जो वेट एक्ट करेगा भाई मैन के मास की वजह से भी इफेक्ट पड़ेगा, स्मॉल एम भी और ये जी। सेकंड इक्वेशन भाई, मैन जितनी फोर्स से रोप को पुल करेगा ना अब्दुल्ला, उतनी ही फोर्स से रोप मैन को पुल करेगी। तो अगर मैन रोप को पुल कर रहा है बाय अ फोर्स एफ, तो रोप मैन को पुल करेगी बाय द सेम फोर्स। रोप जो फोर्स अप्लाई करती है उसे टेंशन कहते हैं, इसीलिए एफ इज इक्वल टू। अब इसके बाद ये जो ग्राउंड है, देखो ये ग्राउंड इस बोर्ड पर एक नॉर्मली एक्शन एक्सर्ट कर रहा है, दैट नॉर्मली एक्शन इज एन प्राइम। बोर्ड पर राइट में एक फोर्स एक्ट कर रही है विच इज टी। बोर्ड पर लेफ्ट में एक फोर्स एक्ट कर रही है विच इज फ्रिक्शन। तो यहां जो मैं एफबीडी बना के दिखा रहा हूं आपको, एक्सक्यूज मी सर, सर आपने ये कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम ब्रैकेट जी कैसे लिखा? वेट भाई, ये जो बोर्ड है ना, मैं सिर्फ बोर्ड नहीं ले रहा, मैं एफबीडी ऑफ मैन प्लस बोर्ड बना रहा हूं, क्योंकि ये पूरा ही आगे या पीछे जाएगा। तो मैन प्लस, ओके सर। इसको मैं एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहा हूं। तो मैन का मास कैपिटल एम था, बोर्ड का मास स्मॉल एम था, तो एम प्लस एम जी हो। फ्लोर जो नॉर्मली एक्शन एक्सर्ट कर रहा है दैट इज एन पर। देखो मैन पर जो टेंशन एक्ट कर रही है टी, वो टेंशन भी यहाँ अप्लाई करनी होगी, अपवर्ड्स टेंशन भी आ गई, क्योंकि बोर्ड प्लस मैन को मैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट ले, राइट में टेंशन एक्ट कर रहा है, बैकवर्ड्स फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। सर हाँ, ये F इज इक्वल टू टी क्या है? जितनी फोर्स मैन इस पर अप्लाई करेगा उतनी ही फोर्स से तो स्ट्रिंग मैन को पुल करेगी, ऐसे होगा ना सुधांशु? जितनी फोर्स मैन स्ट्रिंग पर अप्लाई करी एग्जैक्टली उतनी ही फोर्स से स्ट्रिंग मैन को पुल करेगी, तो जो फोर्स होगी वो टेंशन की इक्वल होगी। एग्जैक्टली। ओके सर। अब अगर मैं y एक्सिस के अलोंग ले रहा हूं सिस्टम इक्विलिब्रियम में, दैट मींस जितनी फोर्स ऊपर एक्ट करेगी उतनी नीचे एक्ट करेगी। तो आप लिख सकते हो दिस इज n प्राइम प्लस t इज m प्लस mg। सो यहां से आप n प्राइम लिख सकते हैं, दैट n प्राइम इज m प्लस mg, इट्स माइनस ऑफ t। तो ग्राउंड जो नॉर्मली एक्शन एक्सर्ट कर रहा है वो नॉर्मली एक्शन इतना है। आमना मुझे फ्रिक्शनल फोर्स बताओगी, फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है? So new n न्यू एन या न्यू एन प्राइम? new n prime. न्यू एन प्राइम। ये फ्लोर जो नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर रहा है दैट इज एन प्राइम, सो फ्रिक्शन इज म्यू एन प्राइम, सो इट्स म्यू एम प्लस एम जी माइनस टी। सो ये फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। इसे मैं कह देता हूं दिस इज इक्वेशन नंबर 4। मनस्विन बोर्ड पर एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी फोर्सेस दिख रही हैं मनस्विन? मनस्विन सुनता ही नहीं। सर टू मैंने बोला। कौन कौन सी दो फोर्सेस? एक तो टेंशन एक्ट कर रही है और दूसरा फ्रिक्शन। टेंशन ऑफ फ्रिक्शन, वेरी गुड। यार मनस्विन एक चीज और बता दो मुझे कि अगर यहाँ पर मैं आपसे कहता हूँ बोर्ड इज इन इक्विलिब्रियम, तो t माइनस एफ इज इक्वल्स टू 0 होगा। बच्चा समझदार होता चला जा रहा है। t इज इक्वल टू एफ, t माइनस एफ इक्वल टू 0, और मैं लिख सकता हूँ टेंशन फ्रिक्शन से कम होगी, इक्वल होगी। अच्छा अगर मैं थोड़ा सा और इसको लॉजिकल ये कहूँ कि टेंशन इज लेस देन और इक्वल टू फ्रिक्शन, तो सही होगा गलत होगा? बोर्ड देखो इक्विलिब्रियम में किसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किसकी वजह से होगा? टेंशन की वजह से। जब तक ये टेंशन फ्रिक्शन से कम है या एटमोस्ट टेंशन फ्रिक्शन के इक्वल हो जाती है तो आप कह सकते हो कि बोर्ड इक्विलिब्रियम है। यस सर।
तो आप लिख सकते हैं टेंशन इज लेस देन और इक्वल टू, ये फ्रिक्शन है, इसे आपने ले लिया म्यू m प्लस एम जी माइनस टी। सो ये आ गया t इज लेस देन और इक्वल टू म्यू, मल्टीप्लाई कर दो m प्लस एम जी माइनस म्यू टी। हाँ अब्दुल्ला, टी इसे डिस्टर्ब करेगा ना, बोर्ड और मैन को अगर कोई मूव कराएगा तो टेंशन मूव कराएगी। देखो मैन इधर से खींचेगा, टेंशन इसे राइट में खींचेगी। अगर ये टेंशन और मोशन का अपोज कौन करेगा? फ्रिक्शन। मोशन कब होगा? जब टेंशन फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए। जब तक टेंशन फ्रिक्शन से कम है या इक्वल है तब तक तो रेस्ट में रहेगा। एक ऑब्जेक्ट है, पीछे मैक्सिमम 10 न्यूटन की फोर्स काम कर सकती है, यहाँ एक फोर्स टी है, तो मूव कब करेगा? जब टी ग्रेटर देन 10 होगा। जब तक टी लेस देन और इक्वल टू 10 है तो मूव नहीं करेगा। इसलिए करो अब्दुल्ला। सो आप लिख सकते हो t प्लस म्यू टी इज लेस देन और इक्वल टू म्यू m प्लस एम जी। सो दिस इज t। अच्छा देखो सुधांशु भाई, ये बोर्ड है ना, इस बोर्ड पर एक तो फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, मैक्सिमम फ्रिक्शन इज एफ, एक टेंशन एक्ट कर रही है जो राइट में। सुधांशु बताओ, ये बोर्ड मूव कब करेगा? कौन सी फोर्स सर मूव कराएगी? हाँ सर क्या बोला, फिर से बोला। क्या नो, राइट में टेंशन एक्ट कर रहा है, लेफ्ट में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, कौन सी फोर्स है जो इसे मूव कराएगी? टेंशन। टेंशन। और मूव कराने से कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन। कब तक मूव नहीं करेगा? जब तक टेंशन फ्रिक्शन से बड़ा ना हो। और अगर मैं ये लिख दूं इक्विलिब्रियम तब तक होगा जब तक टेंशन कम है फ्रिक्शन से या इक्वल है। एक ही बात है। जी जब सर। तक फ्रिक्शन से कम है या फ्रिक्शन की इक्वल नहीं हो जाती तब तक तो रेस्ट में रहेगा ना। हाँ जी सर। बस वही चीज लिख रहा हूँ जो तुम। ओके सर। t कॉमन आ गया, 1 प्लस म्यू इज लेस देन और इक्वल टू म्यू m प्लस एम जी। तो आप लिख सकते हो टेंशन इज लेस देन और इक्वल टू म्यू m प्लस एम जी ओवर 1 प्लस। सो ये टेंशन एक्ट करे, जब तक टेंशन इस वैल्यू से कम होगी ये मूव नहीं करेगा। और टेंशन का मतलब है अप्लाइड फोर्स, इससे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर देगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, ये गिर जाएगा। इतना लिखिए। डाउट्स बताइए मुझे अगर कुछ डाउट रह गया इसमें, नहीं तो फिर हम। सर हाँ युवराज को। सर हमने फोर्स को इज इक्वल टू टेंशन कैसे ले लिया सेकंड इक्वेशन में? देखो मैन जितनी फोर्स स्ट्रिंग पर अप्लाई करेगा, यस सर। पर कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है? एफ। यस सर। तो स्ट्रिंग क्या करेगी? उतना ही रिएक्शन देगी। तो स्ट्रिंग भी मैन पर कितनी फोर्स अप्लाई करेगी? एफ। एफ होगी सर। ओके सर, टेंशन की एफ हो गई है ना, उस फोर्स को हम टेंशन कह देते हैं। तो बेसिकली हमने इसमें पहले एक्स एक्सिस के अलोंग, इसमें हमने वाई एक्सिस के अलोंग पहले सिर्फ मैन मैन का निकाला जिससे हमें टेंशन इक्वल टू फोर्स मिल गई। देन हमने होल ऑब्जेक्ट का लेके निकाला। मैन प्लस बोर्ड दोनों का लेकर। कैसा? अच्छा अब ये तो बहुत हो गए क्वेश्चंस, अब जरा सा सर्कुलर मोशन पर आते हैं। सर्कुलर मोशन पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं कराया था मैंने, एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा दिए हुए। कल जो असाइनमेंट दिया था वो सबमिट कर दिया? नहीं। Yes, sir. सिर्फ एक नेत्री नहीं किया। Yes, sir, मैंने किया। हाँ अब्दुल्ला, एफबीडी ऑफ मैन जरूरी नहीं है, लेकिन बस इसीलिए कि कंप्लीट हो जाए सारी कैलकुलेशन, इसलिए मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया था। सबका क्लियर हो गया ना ये? चलो भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब जो मैं अगले जो 2-3 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा दे आर बेस्ड ऑन डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन।
भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छोटा सा क्वेश्चन है ये। ये ना ऐसे दो पिलर्स हैं और इसके ऊपर ऐसे कर कर एक ब्रिज बनाया हुआ। ये कहीं सेंटर होगा ब्रिज का। इस ब्रिज के ऊपर एक कार मूव कर रही। ये केस ए है। केस बी में भी ब्रिज है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ ना क्लास में, ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस है। मतलब ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके बिना किसी फिजिक्स के टीचर के लेक्चर कंप्लीट नहीं होते। तो आप नेट पे भी ढूंढोगे, कहीं ढूंढोगे, आपको बहुत आसानी से क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद प्रॉपर सॉल्यूशंस। लेकिन ऐसा मत करना कि मैं क्लास में सॉल्व करा रहा हूँ और आप नेट खोलकर बैठे हुए हो, तो यूजलेस है, तो फायदा नहीं होगा। मतलब ये सिर्फ क्वेश्चन इसलिए होते हैं कि आपको सिखा दें। अगर ये क्वेश्चन आप खुद पॉइंट सी क्या बोला आपने? हाँ सर ये पॉइंट सी क्या है? सेंटर। ओके ओके। ये जो है ना कर्व है, उस कर्व का कहीं सेंटर है। तो आपको चाहिए a car of mass m is moving over a bridge calculate normal reaction acting on car when it is at the highest point. So जब ये कार हाईएस्ट पॉइंट पर है या लोवेस्ट पॉइंट पर है, तब आपको नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। ब्रिज का रेडियस आप आर ले लो, दोनों ही केसेस में ब्रिज का रेडियस आपको आर दिया। नॉर्मल रिएक्शन चाहिए दोनों केसेस में। यहां भी नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, क्या करेगा कार पर, यहां भी नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। चलिए सॉल्व करके बताइए। सेंट्रीपिटल फोर्स का सिंपल एप्लीकेशन। अब्दुल्ला, दोनों अलग अलग केसेस हैं, दोनों के अलग अलग आंसर्स हैं। दो अलग इसमें हमें वेलोसिटी नहीं दी हुई ना? वेलोसिटी नहीं दी उसने। वेलोसिटी कुछ मान लो, mv मान लो इट्स मूविंग विद अ वेलोसिटी। वेलोसिटी भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, मास भी गिवन है। नॉर्मल रिएक्शन बस बताना है कितना हो। भाई गलत भी आ रहा है ना, कोई बात नहीं, एटलीस्ट कैलकुलेट करो। जितना आपने सीखा है इस वीक में, दो ही चीजें तो सीखी हैं, फ्रिक्शन सीखा है और सर्कुलर मोशन सीखा है। मास m है। हाँ सुधांशु, मास m। हाँ अब्दुल्ला। इसमें से सूडो फोर्स लग रहा है ना? सूडो फोर्स, देखो अगर तुम सूडो फोर्स लोगे ना मानस, ये जरा समझना, ये इस डेप्थ को समझना क्वेश्चन में, कि अगर सूडो फोर्स एक्ट करेगा तो सूडो फोर्स उस ऑब्जर्वर के लिए एक्ट करेगा जो ऑब्जर्वर कार में बैठा हुआ होगा। ऐसे होगा ना मानस? यस सर। जो ऑब्जर्वर कार में बैठा है उसे क्या कार मूव करती हुई दिखेगी? सर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, या फिर मतलब कैसे? अंदर बैठा है, अंदर बैठने में सब मूव करते हुए नहीं दिखेगी। तो क्या उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी? नहीं। जब सर्कुलेशन ही नहीं है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी नहीं होगी।
बस उस ऑब्जर्वर के लिए सूडो फोर्स काम करेगी, तो आप उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में सूडो फोर्स से सॉल्व कर दो। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड है ऑब्जर्वर को ग्राउंड पर बिठा दो। क्या इस ऑब्जर्वर को कार मूव करती हुई दिखेगी मानस? हाँ सर। क्या ये ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ग्राउंड पर खड़ा हुआ ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम में है? ये सर नॉन इनर्शियल फ्रेम है वो। नहीं यार, ग्राउंड पे खड़ा है। अच्छा हाँ, ग्राउंड पे खड़ा है तो इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल। क्या ये कार की सूडो फोर्स ऑब्जर्व करेगा? नहीं सर, सूडो फोर्स नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, दिखेगा उसको। तो तुम कह रहे हो ना, पहले डिसाइड करो किस ऑब्जर्वर के लिए सॉल्व करना चाह रहे हो। दोनों के लिए आंसर सेम आएंगे, लेकिन किसी एक ऑब्जर्वर को फिक्स करना होगा। अगर तुम कार में बिठाते हो तो सूडो फोर्स होगी, सेंट्रीपिटल नहीं होगी। ग्राउंड पर बिठाते हो तो सेंट्रीपिटल होगी, सूडो नहीं। क्लियर है मानस? यस सर, क्लियर है। ओके, मैत्री के 4 आंसर्स आ गए। नहीं सर, एक्चुअली आप बोलते हैं ना कि एक बार में सेंड करा करो, तो मैं एक बार में सेंड करी थी। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो अभी चेक करते हैं। युवराज का mv² + g। ठीक है युवराज, चेक करते हैं। अब्दुल्ला रोड बेंड है, बैंग नहीं है। बैंग होती ना तो टिल्ड होती, थोड़ी सी बेंड है। अंशिका ट्राई करो, ये तो तुम लोगों ने करा था। तुमने जो क्लासेस मिस करी हैं उसका तो कुछ भी यूज नहीं कर रहा। मतलब सर आपको आंसर सेंड ही नहीं हो रहे। सेंड नहीं हो रहा है? नहीं सर, आप चैट में कोई प्रॉब्लम आ गई है। सबके तो आंसर्स आ रहे हैं। एक काम करो अंश, एक बार ना इसे लॉग आउट करो। कभी कभी ये तुम लोगों के एंड से इश्यूज होते हैं। इसे लॉग आउट करो और दोबारा एक बार लॉग इन। ओके सर। तो देखा, मेरे साथ नहीं होता सर, सबके साथ होता है। चलो, खुश हो गई है ना? नहीं सर, नहीं। अपनी खुशी से खुश हो या ना हो, दूसरे की परेशानी ज्यादा। अरे नहीं सर, मैं आपको बता रही थी कि मेरे साथ नहीं होता है सर, चैट में कुछ प्रॉब्लम है। ये अगर प्रॉब्लम है ना तो ये जूम के सर्वर की प्रॉब्लम है। जो सर मैंने आपको कुछ सेंड किया है, मेरा डाउट है। मोस्ट पर एंगल 90, सो cos 90 नहीं 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 युवराज, नहीं नहीं, गलत तरह से देख रहे। देखो देखो सुनो, अगर मैं फर्स्ट वाला केस सॉल्व करता हूँ ना, फर्स्ट वाला केस मैं केस ए सॉल्व करता हूँ, तो ये जो कार है, इस कार पे देखिए फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रही होंगी। कार का वेट होगा जो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा होगा, विच इज mg। नॉर्मल रिएक्शन होगा जो ऊपर एक्ट कर रहा होगा, n। और अब इस कार को अगर सर्कुलर ट्रैक पे चाहिए जाना है तो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रही होगी, Fc। राइट युवराज, अब मुझे बताओ, तो ये वेट टोटल mg एक्ट कर रहा है ना, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कंपोनेंट्स में तब रिजॉल्व करोगे युवराज जब इंक्लाइन प्लेन पर कुछ दिया हुआ। ये तो ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, वेट नीचे एक्ट कर रहा है। सर मैं वही सोच रहा था कि इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, नहीं, बट मैं फिर सोच रहा था कि वेलोसिटी राइट साइड में, अगर ये अभी छूटा तो ये राइट साइड में जाएगा सीधा। हाँ, लेकिन वो कह रहा है ना हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट। अच्छा, अब मुझे ये बता दो युवराज कि कौन सी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही होगी? सर इसमें सर सेंट्रीपिटल फोर्स हमारी mg। गुड। और सर और mg और n माइनस n है ना? हाँ जी सर। और जो सेंटर पॉजिटिव है तो mg माइनस n will provide centripetal force। तो इसका मतलब सर mg माइनस n इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। will provide centripetal force। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे that mg minus n is mv²/r। so यहाँ आप नॉर्मल रिएक्शन लिखोगे, it's mg minus mv²/r। that is my first equation। this is first equation। अब जब आप केस बी लोगे, दिस इज केस बी। केस बी में देखो क्या क्या फोर्सेस हैं जो कार पर एक्ट कर रही हैं। दिस इज मास m, डाउनवर्ड्स इज वेट विच इज mg,
upwards is normally action which is m और centripetal force towards the center act करती है। अच्छा, अब ये मुझे कौन बताएगा? जानवी बताएगी। जानवी जरा बताओ मुझे कौन सी नेट फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स देगी? n minus mg। तो टुवर्ड्स द सेंटर पॉजिटिव होगा, सो n माइनस mg। नहीं -1 mg और n इक्वल नहीं होंगे, हमेशा इक्वल नहीं होते। अगर ये इक्वल होते तो सर्कुलर ट्रैक पर घूम नहीं पाता। सर्कुलर ट्रैक पर घूम रहा है, दैट मींस n और mg का ही डिफरेंस सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। तो यहाँ से n आ जाएगा mg प्लस mv स्क्वायर। ठीक है सर ये पहले वाले में हमने mg माइनस n किया, दूसरे वाले में n माइनस mg किया। सर मतलब डिफरेंस कहाँ लाया कर रहा है? सेंटर की तरफ जो डायरेक्शन होता है ना हर्षित, वो पॉजिटिव लेते हैं। जो डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता है उसे पॉजिटिव। यहाँ टुवर्ड्स द सेंटर डाउनवर्ड्स है तो डाउनवर्ड्स पॉजिटिव लिया होगा। यहाँ टुवर्ड्स द सेंटर अपवर्ड्स है तो अपवर्ड्स पॉजिटिव। सिंपल। ठीक है हर्षित? यस सर, यस समझ। आमना, तुम्हारा आंसर नहीं आया था? सर आया था बट वो मैं लिख नहीं पाई थी इतनी जल्दी। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम बहुत लीनियंट होती जा रही हो। तुम्हारे आंसर्स नहीं दिखते हैं, तुम्हारे डाउट्स नहीं होते हैं। क्या हुआ, तबीयत ठीक है? सर ठीक है तबीयत। फिर तो यहाँ एक्चुअली होम टाउन आए हैं ना, यहाँ पे बहुत सब डिस्टर्ब हो गया है। हाँ गौरव बताओ। गलत आ रहा था ना केस 1 में, अगर ये आ रहा था, क्योंकि डायरेक्शन सेंटर की तरफ जो होगा वो पॉजिटिव लेंगे। गौरव का क्वेश्चन अगर हम दूसरा केस देखें तो उसमें हाईएस्ट पॉइंट अलग होगा। गौरव लेकिन हाईएस्ट नहीं ना, इसमें लोवेस्ट पॉइंट पर निकालना है। हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट, यहाँ लोवेस्ट पॉइंट पर और यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर। चलो वो मैंने दोनों पे हाईएस्ट पे निकाल रहा था, इसलिए मेरा सेकंड थोड़ा ज्यादा ही डिले हो गया। अच्छा। अब्दुल्ला देखो, गलत ये है कि जब आप देख रहे हो ना कौन सी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स देगी, तो जो फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शंस में होंगी उन्हें पॉजिटिव लेना होगा। अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, जो भी डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स के अलोंग होगी फोर्स, वो पॉजिटिव लेंगे। mg अलोंग सेंट्रीपिटल फोर्स, n कहीं और। हाँ मेरे, ये दो अलग अलग चीजें ने ऐड कर कोई फायदा नहीं है। दो अलग अलग क्वेश्चंस है, अब ऐड कर कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अंशिका अब हो रहा है? सर अभी आपने कहते हैं फ्रिक्शन को कंसीडरेशन में लिया है ना? फ्रिक्शन है नहीं सर, अगर मतलब होता तो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट पे इफेक्ट करता वो? नहीं, फ्रिक्शन इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि फ्रिक्शन तो यहाँ एक्ट करता है, सेंटर की तरफ नहीं एक्ट कर रहा होता। सर अगर ये इंक्लाइन प्लेन होता तब तो होता ना? तब होता इंक्लाइन प्लेन। ओके सर। अंशिका क्या हुआ, अभी मैसेजेस नहीं जा रहे? अब सर ठीक हो गया। ठीक हो गया सर इंक्लाइन मतलब ये जैसे भी मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट में से थोड़ा सा आगे या पीछे होता तब इफेक्ट करता ना? इंक्लाइन प्लेन पर तो फिर तुम्हें ये करना होता ना, सेंटर तुम यहाँ डिसाइड करते। जिस तरह से हमने इंक्लाइन प्लेन पर डेरिवेशन करी थी, तो तुम्हें चीजों को रिजॉल्व करना होता है रेडियस के अलोंग और रेडियस के परपेंडिकुलर, क्योंकि आपकी जैसे नॉर्मली एक्शन है, नॉर्मली एक्शन ऊपर नहीं जाता, यहाँ जाता है। नॉर्मली एक्शन को आपको रिजॉल्व करना, तो वहां से तो मतलब थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे होने पे हमें फ्रिक्शन का यूज करना पड़ता ना? दोबारा हर्षित क्या कह रहे हो? जैसे अभी मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट में तो यहाँ पे फ्रिक्शन इफेक्ट नहीं करेगा। अगर थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे होता, मतलब इंक्लाइंड होता, तब यूज करते ना फ्रिक्शन। कॉम्प्लेक्स लेने में बिल्कुल सही। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। सर मेरे को एक और चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। सर अगर हम दूसरे वाले केस में हाईएस्ट पॉइंट लेते तो हम इस आंसर के साथ डिस्प्लेसमेंट ऐड करते उसकी, जितनी वो डिस्प्लेसमेंट हुई। नहीं बिल्कुल यहाँ आ गया, क्या हाईएस्ट पॉइंट है इसका ना, ये
इंटरैक्ट कर रहा है, नॉर्मली एक्शन भी इधर ही एक्ट करेगा, वेट नीचे जाएगा, वेट का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट नहीं आता, यहाँ आ जाता ना ये, तो इसका नॉर्मल एक्शन देखो इधर एक्ट कर रहा होता, ये नॉर्मली एक्शन एक्ट करता, ये सेंटर वाला डायरेक्शन आ जाता, तो वेट तो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, तो वेट का कंपोनेंट लेना होता है इस डायरेक्शन में। तो मान लो यहाँ आता है mg cos थीटा, तो n माइनस mg cos थीटा प्रोवाइड करता है। आपको फिर ये पता होना चाहिए था कि एंगल कितना है। ओके सर। अब्दुल्ला, हाँ अब्दुल्ला हमेशा mg cos थीटा होगा, राइट, बिल्कुल mg cos थीटा आएगा। सर हाँ मित्री। सर मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हमने कहाँ गया, n को माइनस क्यों लिया है सर, mg को क्यों नहीं? जब भी आप सर्कुलर मोशन लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स जब आपको चाहिए, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन होता है उसे पॉजिटिव लेते हैं हमेशा। आप हमेशा डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, सो डाउनवर्ड्स इज पॉजिटिव। सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग इन अपवर्ड्स डायरेक्शन, सो अपवर्ड्स इज पॉजिटिव। यस सर। इसलिए mg पॉजिटिव था, n नेगेटिव था, नीचे चीजें रिवर्स हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अब्दुल्ला का एक इंक्लाइंड, अब्दुल्ला वही मैंने अभी बहुत डिटेल में मानस को यही क्वेश्चन का आंसर दिया था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस ऑब्जर्वर के लिए होगी जो कार में बैठा होगा, लेकिन कार वाले ऑब्जर्वर को कार मूव करती हुई नहीं दिखेगी, तो कार वाले ऑब्जर्वर के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं आएगी। हम सॉल्व कर रहे हैं वो ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पर बैठा है। ग्राउंड तो रेस्ट में, जब ग्राउंड रेस्ट में है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं एक्ट। चलिए इस क्वेश्चन को जरा ट्राई कीजिए और मुझे आंसर्स बताइएगा। देखिए क्वेश्चन ऐसा है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, radius of the bowl is capital R, और एक एक्सिस है, ये एक्सिस मान लो, दिस इज मास है। सो ये बाउल रोटेट कर रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसमें एक मास रखा है स्मॉल m, a hemispherical बाउल ऑफ, इसमें कुछ हिंट मैं दूंगा उसके बाद आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन साथ साथ लिखते रहिए। सर हाँ 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 मानस में। सर आप लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लिखा सकते हैं, मेरा वो मिस हो गया थोड़ा सा। अच्छा दोबारा ड्रॉ करवाएगा सर। हाँ ओके डन। तो मनस्विन जो मैत्री कहती है कि तुम व्हाट्सएप चला रहे होते हो, वो सही कहती है? नहीं सर, वो ना मेरा इंटरनेट गायब हो गया था इस वजह से। Sure. और आप उसकी बातों में बिलीव मत करो, वो कुछ भी कहती रहती है ऐसा। Sure. हाँ सर मैं पागल हूँ, मैं कुछ भी कहती रहती हूँ, मोबाइल भी पागल है। हाँ और पता है यूजुअली यही मेरे को टेक्स्ट करती है सबसे पहले। चुप रहे यार,
एक तो मैं लैपी में काम करती हूँ, ऊपर से मेरे पास अभी मोबाइल नहीं है। हाँ तो मैं भी अभी लैपी में ही कर रहा हूँ, और लैपी में व्हाट्सएप वेब भी चलता है। अरे यार, मेरा लैपी ना पुराने जमाने का है। बिल्कुल चुप, तुम्हें पूछ लो, तुम्हें मौका मिल जाने दो। सुनो, क्वेश्चन लिखते रहो प्लीज, ना क्वेश्चन साथ साथ लिखते रहो। अभी बस मैं अभी अब्दुल्ला बता दूं, लिख लूं पहले मैं। an angle made by the radius with vertical is theta. Find angular speed at which bowl is rotating. तो भाई देखिए, ये एक बाउल दिया हुआ है, ये कहाँ गया, ये बाउल रोटेट कर रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यहाँ एक मास रख दिया, अगर ये बाउल रोटेट नहीं करता है ना तो मास ऐसे कर कर नीचे स्लाइड कर जाएगा, ऐसे होगा। यहाँ आप एक बाउल ले लो और उस बाउल में अगर आपने मास रख दिया, मतलब ऐसा आप समझ लो कि ऐसा एक बाउल दिया हुआ है, यहाँ अगर आपने कोई मास रख दिया तो मास स्लाइड कर जाएगा, बट ये बाउल रोटेट कर रहा है। बाउल के रोटेट करने से क्या हो रहा है, मास स्लाइड नहीं कर रहा। ये भी रेडियस ऑफ बाउल होगा, ये वर्टिकल के साथ रेडियस जो एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज थीटा। सो आपको सिर्फ ये चाहिए कि ये जो बाउल है किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करे कि ये मास स्लाइड कर कर नीचे ना। आपको चाहिए कि ये जो बाउल है किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर जाए कि ये मास स्लाइड कर कर नीचे ना आए, ये आपको डिसाइड करना। सर नीचे ना आए? हाँ, है ना, बॉल इज रोटेटिंग, स्मॉल बॉल इज केप्ट इन द बॉल, रोटेट्स विद द बॉल। अच्छा, बॉल की तो कोई वेलोसिटी नहीं दी हुई ना पहले की? नहीं कुछ नहीं। अभी स्मूथ है, पे नेक्स्ट प्रॉब्लम में इसे रफ कर देंगे। तो देखो, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सोचते कैसे हैं पहले ही समझो। बॉल पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, बॉल पर एक तो वेट एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड्स, एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं आपको एक हेमिस्फीयर दे दूं, मुझे बताओगे, और हेमिस्फीयर पे मैं आपसे कहता हूं यहाँ नॉर्मल ड्रॉप कीजिए, कैसे नॉर्मल ड्रॉप करेंगे? So perpendicular to the point where we have to draw the जितने भी रेडियस के अलोंग डायरेक्शंस होंगे वो सब नॉर्मल। तो रेडियस का नॉर्मल ड्रॉप करने का मतलब है आप एक लाइन लो जिसे आप सेंटर से पास करा दो, ये परपेंडिकुलर होगा, ये नॉर्मल। ठीक, तो एक वेट एक्ट कर रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है, और तो कोई फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर नहीं रही। अब जब ये बॉल बाउल के साथ, देखो बाउल ऐसे रोटेट करेगा तो बॉल इस सेंटर के अबाउट घूमेगी बाउल के साथ साथ। अगर आप इमेजिन करो कि एक कटोरा ले लिया आपने, बाउल ले लिया और रोटेट कर, तो उसमें जो बॉल होगी, बॉल भी तो बाउल के साथ साथ घूमेगी अगर वो नीचे गिर नहीं रही। जैसे जैसे बॉल घूम रहा है वैसे वैसे बॉल घूम रही है। तो बॉल कुछ इस सर्कल में, ये जो सर्कल मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, इस सर्कल में बॉल रोटेट करेगी एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो इस सर्कल में बॉल रोटेट करेगी, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। या इसके अराउंड ऐसे कर कर बॉल घूमेगी।
तो ये बॉल जिस रेडियस में घूमेगी ये उस सर्कल का रेडियस। तो आपको करना क्या है, ये आपको सेंटर मिल गया जिस सर्कल में बॉल घूम रही है, ये सेंटर है आपके हेमिस्फेयर का ओ। आपको पहले इस नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करना है इस रेडियस डायरेक्शन में और रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। फिर आपको देखना है कि y के लॉन्ग कोई मोशन नहीं है तो फोर्सेस बैलेंस कर जाएंगे। बॉल घूम रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, वहां से मुझे ओमेगा निकाल कर दिखाओ। योर ओमेगा शुड बी इन टर्म्स ऑफ थीटा, m एंड g एंड कैपिटल R। ओमेगा इन 4 टर्म्स में आना चाहिए। शुरू हो जाइए। अंशिका, अंश कैलकुलेट करो बच्चों और आंसर बताओ मुझे जो भी आ रहा है। नहीं, नॉर्मली एक्शन अब्दुल्ला y के लॉन्ग नहीं, सेंटर की तरफ है, बाउल के सेंटर की तरफ नॉर्मली एक्शन है। दिस इज नॉर्मली एक्शन, नॉट एक्टिंग अपवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट। ओमेगा बताइए मुझे। मानस का कुछ आंसर आया। ओके मानस, वेरी गुड। इसको रिपीट करो इस न्यूमेरिकल को। अगर ये बाउल रफ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज मीन। मानस ये हो गया तुम्हारा, तो इसको रिपीट करो इफ द बाउल इज रफ। अब्दुल हनान गुड, तुम्हारा भी ठीक है, तुम भी इसको रिपीट करो इफ द बाउल इज रफ। हाँ मैत्री, सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना तो बॉल घूम ही नहीं सकती ना, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स तो इधर ही एक्ट करेगी। और अब ना सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला m ओमेगा स्क्वायर r यूज करना, क्योंकि तुम्हें v नहीं ओमेगा पूछ रहा है। तो अब तक सिर्फ 2 आंसर्स आए, एक मानस का आया है, एक अब्दुल हन्नान का आया है। ओके, गौरव का आया एक आंसर। अब्दुल हन्नान लिख दो यार फ्रिक्शन के लिए भी। ओके ठीक है, अब्दुल हन्नान अभी चेक करते हैं। और बाकी किसी का आंसर नहीं आ रहा, मैं सॉल्व करूं क्या इसको फिर? सर 2 मिनट। ओके अंशिका, बिल्कुल नहीं हो रही कैलकुलेशन। आमना, अंशिका, अंश,
कहाँ गायब हो जाते हो? यस सर। कैलकुलेशंस बिल्कुल नहीं हो रही हैं? तो थोड़ी हो रही है। तो आपका पड़ा हुआ है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो आपने पढ़ा है, आपका तो जस्ट वर्क एनर्जी इन पार मिस हुआ है और एक रोड वाली कुछ प्रॉब्लम से वो मिस हुई है, ये सब तो पड़ा हुआ है। चलो देखिए, ओके, सुधांशु का भी कुछ आंसर आया जो ठीक है। सर मेरा भी आया। अनुभव का भी आया, अनुभव ने कहा लिखा अभी, अच्छा अनुभव का भी आया। और मैत्री का भी आया, मैत्री का भी सही आया। भाई देखो बच्चों, ये आपका एक्सिस है, ये नॉर्मल रिएक्शन, आप इस नॉर्मल रिएक्शन को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हो। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये ऊपर हो जाएगा n cos थीटा, और ये यहां एक्ट करेगा n sin थीटा। सो यहां जो n cos थीटा है ये वेट को बैलेंस करेगा, ये वेट को बैलेंस कर जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। सेंटर की तरफ n sin थीटा एक्ट कर रहा है, सो n sin थीटा विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज m omega square r, that's second equation. So just divide 2 and 1, divide 2 by 1, तो जब डिवाइड करेंगे m r by r, और ये आ गया which is n sin theta over n cos theta. So n से n कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, सो आ गया ओमेगा स्क्वायर बाय आर जी इज tan थीटा। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर आ गया आर जी tan थीटा। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब सिर्फ एक इशू है, वो इशू ये है कि आपको स्मॉल आर नहीं पता, कैपिटल आर दिया हुआ है। स्मॉल आर को कैपिटल आर की टर्म्स में लेको, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर कुछ नाम देना मैं इसे शुरू कर दूं, एम ओमेगा आर नहीं होगा? एम ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर। एम तो कैंसिल हो गया ना? नहीं सर, वैसे मतलब फॉर्मूले में। यस अच्छा हाँ, यस यस यस, थैंक यू। ओमेगा स्क्वायर, राइट, दैट्स 2। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा, सो जब डिवाइड करेंगे, दिस इज n sin थीटा बाय n cos थीटा is m ओमेगा स्क्वायर r ओवर n जी। कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, सो tan थीटा आ गया, tan थीटा इज ओमेगा स्क्वायर r बाय g। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर आ गया g tan थीटा ओवर r, दैट्स थर्ड इक्वेशन। अब किसी तरह से स्मॉल r निकालना है, तो देखिए इन ट्राइंगल ACO, दिस इज A, दिस इज C, दिस इज O, दिस एंगल इज थीटा, ऊपर वाला एंगल थीटा है। तो आप यहां से लिख सकते हो ACO में, अगर आप इसे लिख दो साइन थीटा, देखो साइन थीटा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, hypotenuse is capital R, perpendicular is small r. So sin theta is small r by capital R. Sin theta is small r by capital R. So यहां से आप small r को लिख सकते हो, that's r sin theta. So that is equation number 4. 4 को आप 3 लिख दीजिए,
सो ये आ जाएगा जी tan थीटा divided by small r, which is r sin theta, is equal to omega square. tan की वैल्यू रख दीजिए sin theta by cos theta by cos theta, और ये sin theta आ गया, which is omega square. Sin theta gets cancelled out with this sin theta, and this is g by r cos theta is omega square. So आप यहाँ से सिंपली ओमेगा लिख सकते हैं, इट्स रूट ओवर g by r cos theta. So ये एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, रूट ओवर g by r cos theta, ये एंगुलर वेलोसिटी. अब इसी को रिपीट कीजिए, सेम प्रॉब्लम को रिपीट कीजिए. रिपीट इफ हेमिस्फेयर इज रफ. इफ हेमिस्फेयर इज रफ, अगर यही हेमिस्फेयर रफ है तो क्या आएगा? जैसे मेरे पास अभी एक आंसर आया था, अब्दुल हन्नान का आंसर आया बस रफ के लिए, और तो किसी ने नहीं भेजा. इफ इट इज रफ तो सॉल्व कीजिए क्या होगा, और किसी को डाउट है कैलकुलेशंस में तो फिर बताइए. एक्सक्यूज मी सर. हाँ युवराज. तो हमने स्पेसिफिकली इसको डिवाइड क्यों किया, लाइक ताकि एमएम कट हो जाए, कैंसिल हो जाए. नॉर्मली एक्शन नहीं पता था, वो नॉर्मली एक्शन परेशान करता हुआ इसलिए. गॉट सर. कैस्पेल का आया म्यू प्लस कॉस थीटा. यस अब्दुल्ला. बहुत माइनर सा चेंज है इसमें, और जो आपने लास्ट करा है फ्रिक्शन में बहुत कम चेंज आएगा. कोई आंसर नहीं आ रहा. चलिए 1 मिनट और वेट करते हैं, फिर मैं सॉल्व करूँ.
चलिए भाई सुनिए, सिर्फ चेंज ये आएगा कि देखिए यहां पर एक फ्रिक्शन एक्ट कर रही होगी, यहां इसकी टेंडेंसी है डाउनवर्ड स्लाइड कर देने की, टेंडेंसी डाउनवर्ड स्लाइड करने की है, तो फ्रिक्शन अपवर्ड्स एक्ट कर रहा हो, इसकी टेंडेंसी है कि नीचे स्लाइड कर जाए, तो यहां फ्रिक्शन एक्ट करेगा। अब आपका काम सिर्फ इतना है कि फ्रिक्शन के आप कंपोनेंट्स ले लें, सेंटर के अलोंग और सेंटर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सो देखिए ये डायरेक्शन है अलोंग द सेंटर, रेडियस के अलोंग और रेडियस के परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा मिलेगा। यहां तक बता दो, ये मिला सबको थीटा? यार ये यस सर। थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो ना क्वेश्चन, तुम सब बैठे रहते हो। ये थीटा तो ये थीटा, ये पूरा 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा आ गया। फ्रिक्शन के जब कंपोनेंट्स लेंगे, एक एफ कॉस थीटा आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा एफ साइन थीटा। अंश मुझे जरा बताओ, वाई एक्सिस के लॉन्ग इक्वेशन क्या होगी? वाई और एक्स दोनों बतानी है अंश। यस सर। वाई एक्सिस के लॉन्ग कितनी फोर्सेस हैं जो एक्ट कर रही हैं बॉडी पे? सर 3। कौन कौन सी? सर एन कॉस थीटा, हाँ, म्यू, एफ साइन थीटा हाँ जी, और एम जी। और एम जी। तो ऊपर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है? नेक्स्ट एन कॉस थीटा एक्ट कर रहा है और एफ साइन थीटा। तो ऐड हो जाएगा दोनों, मैं लिख सकता हूँ एन कॉस थीटा प्लस प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं अंश? फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? सर म्यू एम। वेरी गुड। सो एफ की जगह म्यू एन रख दो, सो दैट्स एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा is equal to mg. That's first equation. अच्छा, अब नेक्स्ट मुझे कौन बताएगा? अब ये मुझे बताएगा हर्षित। हर्षित, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा यहाँ? सर n sin थीटा माइनस f cos थीटा। And very good. n sin theta towards the center, f cos theta away from the center. n sin theta minus f cos theta is m omega square r. क्यों सुधांशु 45 क्यों आएगा? सुधांशु कह रहा है थीटा 45 आ जाएगा। नहीं यार, 45 तो तब आएगा जब ये वाला रेडियस और ये सेम हो जाए, OC और ये स्मॉल r इक्वल हो जाए, ऐसा तो नहीं है। फ्रिक्शन को आप लिख सकते हो म्यू एन, सो दैट्स n sin theta minus mu n cos theta is m omega square r. That is second equation. रेशियो ले लीजिए आप। जब आप रेशियो लेंगे यहां, सो डिवाइड कर दीजिए 2 को 1 से। तो जब आप 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, सो दिस इज n sin theta minus mu n cos theta is m omega square r divided by n cos theta plus mu n sin theta is mg. तो देखिए n तो कैंसिल हो गया, यहां m से m कैंसिल हो गया, सो दिस इज sin theta minus mu cos theta divided by cos theta plus mu sin theta is omega square r over g. तो यहां से आप आसानी से ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं, और स्मॉल आर की वैल्यू वही होगी जो पहले थी। स्मॉल आर जो पहले निकाला था राइट एंगल ट्राइंगल से साइन थीटा से, स्मॉल आर अब भी उतना ही होगा, आर साइन थीटा। इतना लिख लीजिए, फिर अभी तो न्यूमेरिकल्स और हैं बहुत। आर साइन थीटा ऐसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, ओमेगा आ जाएगा। इतना लिखिए और बताइए मुझे, इसमें कोई प्रॉब्लम है? डाउट्स?
भाई हुआ ये, रब कर दूं इसको, नेक्स्ट देखते हैं। Please wait, sir. ओके अब्दुल हनान, तुम्हारे में गड़बड़ थी ना, कुछ गड़बड़ थी तुम्हारे में। साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा और साइन थीटा, नहीं अब्दुल हनान सही कर रहा है, सही था तुम्हारा। हाँ आंसर थोड़ा बड़ा आएगा, थीटा वाला। देखो सुधांशु, ये एंगल थीटा, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब ये फ्रिक्शन टेंजेंशियल है और ये रेडियस है, तो ये एंगल 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा सुधांशु, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा। हाँ सुधांशु आए, मैं इसको रब कर दूं, मानसवन, अंशिका, जानवी, आमना, रब करूं इसे? Yes. इसका आंसर क्या आ रहा है? आंसर नहीं पता मुझे, आंसर रख लेना, कैलकुलेट कर लेना, बस वैल्यू रखनी है स्मॉल आर की और कुछ नहीं। Yes, sir. चलो इसको रब करते हैं, एक क्वेश्चन और देखिए। नेक्स्ट ना, ये रॉड गिवन है आपको, एक थिक रॉड दी है, ये रॉड मान लीजिए, ये रॉड की हुई है, और इस रॉड के अराउंड ऐसे कर कर एक मास घूम रहा है सर्कुलर ट्रैक में, और इस मास के साथ हो ये रहा है कि ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये ब्लॉक है ऑफ मास एम, एक स्ट्रिंग से ये ऊपर से कनेक्टेड है इस रॉड से, और एक स्ट्रिंग से ये रॉड से नीचे से कनेक्टेड है, और ये मास घूम रहा है ऐसे करके, ऐसे घूम रहा है इस रॉड के अबाउट। दिस रॉड इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो रॉड के साथ साथ ये भी घूमेगा। यहाँ कुछ टेंशन एक्ट कर रही होगी T1, यहाँ कुछ टेंशन एक्ट कर रही होगी T2। तो यहाँ उसने आपको दिया हुआ है कि स्मॉल ब्लॉक, इसे ट्राई करो बिना मेरी हेल्प के, इज कनेक्टेड टू वन एंड of two identical massless strings of length 10 centimeter each with their other ends। सर टेंशन अलग अलग है, उसका मतलब कि स्ट्रिंग्स की लेंथ अलग अलग है। नहीं सॉरी, मतलब स्ट्रिंग्स की लेंथ नहीं सर, मतलब ये जो ये मास, मतलब जो ये सर्कल है उसका रेडियस अनइवन है। नहीं, रेडियस सेम है, टेंशन तो स्ट्रिंग पर डिपेंड करती है, दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं तो टेंशन अलग। सर आपने स्ट्रिंग्स ऑफ के बाद क्या लिखा है? एक सेकेंड, स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर ईच, स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। सर आपने विद के बाद क्या लिखा है? With their other ends, with their other ends fixed to vertical rod. If ratio of tension T1 by T2 is 4/1, calculate angular velocity of block. Calculate angular velocity
ओमेगा ऑफ लॉग। चलिए शुरू। टेंशन्स मैंने आपको दिखा दी हैं, यहां से आप टेंशन के कंपोनेंट्स ले सकते हैं। और आपको ये एंगल दिया है उसने, 60 डिग्री एंगल दिया हुआ, और यहां भी उसने दिया हुआ है 60 डिग्री। देखो हिंट यही है कि टेंशन को रिजॉल्व कर लो। ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा, ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा। रिजॉल्व करो, देखो सेंटर की तरफ क्या एक्ट कर रहा है। जो सेंटर की तरफ होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, बाकी बैलेंस कर जाएगा, वेट डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा होगा। पहले क्वेश्चन की तरह बस दो इक्वेशंस बना के रख देंगे। आंसर्स सारा हिंट दे दिया, सिर्फ तुम्हें रिजॉल्व ही तो करना है। गौरव अब भी नहीं दिख रहा क्वेश्चन? गौरव अब भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा? अच्छा ओके, तो तुम रिकॉर्डिंग में ही करोगे सर। कोई ऐसा है जिससे सॉल्व हो रहा हो ये, या मैं सॉल्व करूं? टाइम वेस्ट करने को फायदा नहीं। देखो अब्दुल हन्नान का कुछ आंसर आया। यस सर, मैं टाइप कर रहा हूँ। टाइप करो। हाँ सुधांशु, दो इक्वेशंस बनेंगी, एक परपेंडिकुलर से एक पैरेलल से। युवराज तुमसे हो रहा है? सर कर रहा हूँ। मैनेजमेंट? यस सर, कर रहा हूँ अभी। अंशिका? कर रही हूँ। हाँ सुधांशु, डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे तो T1/T2 कुछ आ रहा होगा, उसकी जगह 4/1 रख देना। ओके, अब्दुल हन्नान का आंसर आया, मेत्री का आंसर आया।
देखिए जब तक किसी की कैलकुलेशन पूरी नहीं हुई, जब आप इसे रिजॉल्व करेंगे ना कंपोनेंट्स में, तो ये आ जाएगा T1 cos 60 और यहां चला जाएगा T1 sin 60। ऐसे ही यहां कंपोनेंट हो जाएगा T2 cos 60 और ये आ जाएगा T2 sin 60। डाउनवर्ड्स वेट एक्ट कर रहा है, जितनी फोर्स ऊपर उतनी नीचे, तो आप लिख सकते हैं T1 cos 60 is mg plus T2 cos 60। दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। आप ऐसे लिख दो T1 cos 60 minus cos 60 is mg। cos 60 is half, huh? cos 60 की जगह हाफ रख दीजिए, सो T1 by 2 minus T2 by 2 is mg। तो T1 minus T2 आ गया 2 mg। दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही आप x एक्सिस के लॉन्ग देखो, देखो सेंटर की तरफ क्या क्या एक्ट कर रहा है। T1 sin 60 और T2 sin 60 ये सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, तो आप लिख सकते हैं T1 sin 60 प्लस T2 cos sin 60 T1 sin 60 plus T2 sin 60 is mv square by r। sin 60 is √3 2 √3 by 2 सर हम डायरेक्टली सर ओमेगा की ले रहे हैं। अच्छा हाँ यार, ओमेगा ही ले लेता हूँ, सही कह रहे हो, ओमेगा निकालना है। m ओमेगा स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर r। सो यहाँ पर T1 प्लस T2 आ जाएगा। देखो √3 by 2 कॉमन हो जाएगा, तो इट्स 2m ओमेगा स्क्वायर r डिवाइडेड बाय √3। दैट इज इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। अब आपको T1 बाय T2 दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट क्या करना है, इनको डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप डिवाइड करेंगे, यू विल गेट T1 माइनस T2 is 2 mg, T1 plus T2 is 2m ओमेगा स्क्वायर r और ये √3 चला गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। सो ये आ गया T1 माइनस T2 बाय T1 प्लस T2 इज √3g बाय ओमेगा स्क्वायर r। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछ क्या रहा था, कैलकुलेट क्या करना था? सर ओमेगा। ओमेगा। सर ओमेगा। अब T1 और T2 का रेशियो था 4, तो T1 को लिख सकते हैं 4T2। T1 की जगह 4, रोज 4 ही था ना रेशियो T1 बाय T2। यस सर। यस सर। हो गए, तो ये आ जाएगा 4T2 माइनस T2 बाय 4T2 प्लस T2 is √3g by ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ गया 3T2 by 5T2 is √3g by ओमेगा स्क्वायर r। T2 से T2 कैंसिल हुआ, यू कैन कैलकुलेट ओमेगा फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो ये ऐसे सॉल्व होगा। इसको जल्दी से लिख लो, मेरी नेक्स्ट क्लास में मुझे मीटिंग एंड कर। सो ओमेगा की फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है? यार नंबर नहीं पता मुझे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन मॉडिफाई कर दिया था। नंबर नहीं पता मुझे, बस यहाँ से तुम्हें मल्टीप्लाई करना है बस। तो वेरिएबल में आएगी ना सर यहाँ पे T1 by 2 minus T2 by 2 mg कैसे हुआ?
mg ना है ना, इक्वेशन थी ना, जितना ऊपर t1 cos 60 ऊपर एक्ट कर रहा है, t2 cos 60 और mg नीचे एक्ट कर रहा है, y के लॉन्ग कोई मोशन नहीं है, तो जितनी फोर्स ऊपर उतनी नीचे। तो t1 cos 60 mg प्लस t2 cos 60, t2 cos 60 को लेफ्ट में ले गया, cos 60 को हाफ लिख दिया, t2/2, फिर 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया। सर ओमेगा स्क्वायर 10/3 आ रहा है। 10/3 आ रहा है। हो सकता है इसका आंसर नहीं पता मुझे, इसके बाद जो आएगा वो तुम्हारा सही है। सर मैंने r की वैल्यू निकाली ना, उससे वो r की वैल्यू आ रही है 5√3। हाँ, r की वैल्यू 5√3 आएगी, बिल्कुल। राइट एंगल ट्राइंगल से r निकालना हो। सर एक और क्वेश्चन था। हाँ सर इसमें हमने t1 cos 60 लिया है, हमने इसमें n क्यों नहीं लिया? नॉर्मल रिएक्शन, यस सर। नॉर्मल रिएक्शन तब एक्ट करता है जब सॉलिड सरफेसेस कांटेक्ट में, यहाँ तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में सिर्फ टेंशन एक्ट करती है। अच्छा, तो मासलेस स्ट्रिंग में हम वो नहीं लेंगे, कुछ सॉलिड नहीं लेंगे ना उसे? अब इसको मैं यहीं छोड़ो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, मत सर की बायो की क्लास है, सर आ गए। थैंक यू सर। ओके, बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। Thank